तो चलो बच्चों, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आज जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बड़ा काम का टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर में चैप्टर अपना कौन सा चल रहा था? चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना चैप्टर था। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पीछे हमने जो पॉइंट्स हैं वो चेक कर लिए हैं, जैसे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे उनकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी अपने डिस्कवरी कर ली। इसके अलावा जो एटॉमिक मॉडल्स थे जिनमें थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है बच्चों, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और बड़े ध्यान से देखना इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसको हम शॉर्ट में EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखना कि जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, एक्चुअल में इनकी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको पहले बताता हूं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम से आपको पता चल रहा है कि जो ये रेडिएशन है वो कौन कौन से फील्ड से मिलकर बनी होंगी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनमें और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब ये दो फील्ड से मिलकर बनी होती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब समझ गए? ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, ऐसे। क्लियर? और एक और खास बात क्या कि जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रोपागेशन की डायरेक्शन है, प्रोपागेशन का मतलब है ट्रेवल जो कर रही है, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जैसे सपोज दैट ये रही, इस डायरेक्शन में ये क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। ये दोनों तो ईच अदर हैं ही परपेंडिकुलर, बट ये दोनों प्रोपागेशन की डायरेक्शन के भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। आगे बात समझ में? तो हम लिख लेते हैं, साथ के साथ आप नोट भी करते जाएं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, पहली बात तो इट consist by electric or and by electric and magnetic field। क्लियर है? तो पहली बात तो ये हो गई कि ये बनी होती है किनसे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या किया? दूसरा पॉइंट ये कहा कि जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होते हैं और साथ ही प्रोपागेशन की डायरेक्शन के साथ भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो द रेडिएशन in which electric and magnetic fields are perpendicular with each other and perpendicular with the direction of and perpendicular with the direction of propagation, with the direction of propagation is called EMR, is called EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के तो क्या है? परपेंडिकुलर है, एंड साथ ही परपेंडिकुलर होते हैं किसके साथ?
डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन मतलब जिस डायरेक्शन में ये रेडिएशन क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ऐसी रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको और समझा देते हैं, फिर 3D में मैं आपको समझा दूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअल में कैसी होती है। क्लियर है? तो पहले तो हम यहाँ 2D में बोर्ड पे समझा देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं, उस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना और उससे आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो कैसे अरेंज होते हैं। आगे बात समझ में? तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये है y एक्सिस और इधर हम मान लेते हैं ये अपने है x एक्सिस। तो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। क्लियर है? तो चलो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर सपोज ये जो ग्रीन पेन है इनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस टाइप से ट्रेवल कर रहा है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस टाइप से ट्रेवलिंग कर रहा है। और दूसरा जो फील्ड है वो अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा मैं ऐसे डिनोट करता हूं कि देखो ये अपना जो फील्ड है वो कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो इस टाइप से कौन सा फील्ड अपना ट्रेवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपना ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है? तो और ये जो आपको एक्स डायरेक्शन जो दिख रही है वो है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे हम इनको डिनोट कर देते हैं। जो ये ग्रीन कलर से हमने डिनोट किया है वो कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं। और जो ब्लैक पेन से हमने डिनोट किया है ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये आपको एरो का साइन दिख रहा है यहाँ पे, ये एरो का साइन है वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, या ट्रेवलिंग बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो ये तीनों हैं वो इस टाइप से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब इसको मैं 3D में समझा देता हूं, आप इधर बड़े ध्यान से देखना कि सपोज दैट ये जो ग्रीन पेन है वो हम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से ऐसे y एक्सिस में, और ये जो ब्लैक पेन जो दिख रहा है आपको वो हम फील्ड लेके चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो ये कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो एक और पेन आपको दिख रहा है वो है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, वो है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो बड़े ध्यान से देखो ऐसे, तो ये दिख गया आपको। तो ध्यान से देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और ये जो रेडिएशन है वो इस डायरेक्शन में ऐसे आगे ट्रेवल कर रही है। तो अब आप यहां से क्लियर देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री राइट एंगल पर है। क्लियर? ऐसे ही ध्यान से देखो ये आपको जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन दिख रही है, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है रेडिएशन, वो आपको दिख रही होगी। देखो ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी आप देखो 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो देखो मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूं, दिख गया 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और ये मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे ही देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर है। इट मीन तीनों हैं वो ईच अदर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? तो ये देखो ऐसे यहां से क्लियर हो रहा है, ये तो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डायरेक्शन ऑफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही है। क्लियर है? तो ये 3 डायमेंशनली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टीज है वो यही हम डिस्कस कर लेते हैं इसी के नीचे। तो चलो हम इनकी क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। तो देखो 2-3 प्रॉपर्टी है वो हम आपको बता देते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है इनकी वो क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो मैं आपको वैसे समझा देता हूं। पहले देखो इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये वैक्यूम में भी क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई
क्या, इट डू नॉट नीड, पहला क्या हो गया जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट डू नॉट नीड एनी मीडियम, इट डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, तो पहली बात तो ये हो गई कि इन्हें किसी प्रकार के मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, इट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। और थर्ड और काम का पॉइंट क्या है कि इनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट के इक्वल होती है या लाइट वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो थर्ड हम लिख सकते हैं क्या कि इट ट्रेवल with the light velocity। अब हम आपको यहां ब्रैकेट में बता देते हैं कि लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, तो आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की वेलोसिटी है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहां तक अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये दो फील्ड से मिलकर बना होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि डेफिनेशन क्या होती है कि द रेडिएशन इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर एंड परपेंडिकुलर विद डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं वैसे समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखो, ऐसी रेडिएशन जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। और साथ ही ये इस रेडिएशन की जो डायरेक्शन है ट्रेवलिंग की, गति करने की, उस डायरेक्शन के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो कुछ इस टाइप से अरेंज होती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। इसको 3D में मैंने अभी क्लियर भी किया है। इसी के बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो कुछ ये है। तो पहली प्रॉपर्टी, डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, मतलब सीधी सी बात है कि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड है, इट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम निर्वात, वैक्यूम का मतलब है निर्वात, उसमें भी क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। इट ट्रैवल विद दी लाइट वेलोसिटी। और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है क्या कि इनकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये ट्रैवल करती है वो लाइट के इक्वल होती है। क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं, क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कई टाइप की होती है। जैसे मैं आपको नाम बता रहा हूं जो आगे पढ़ेंगे हम, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, विजुअल जो रीजन है वो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है। तो ये काफी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी। ओके बच्चों, तो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो हम अगला पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इनके पास दो टाइप की नेचर होती है। कितने टाइप की नेचर होती है? दो टाइप की। पहली होती है वेव नेचर, तरंग की जो प्रकृति होती है वो, और सेकंड होती है पार्टिकल नेचर, मतलब कणीय प्रकृति। तो हम सबसे पहले इसकी जो वेव नेचर है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेव नेचर। कौन से पढ़ेंगे? वेव नेचर। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रही वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ EMR, शॉर्ट में हम लिख देते हैं EMR, ठीक है। तो EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनकी वेव नेचर। तो देखो हमने अभी डिस्कस किया था क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनमें दो फील्ड होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, ये जब ट्रांसमिट करते हैं तो ये वेव की फॉर्म में जाते हैं। वेव जानते हो, ऐसे ऐसे जाते हैं। तो तभी से यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी कौन सी नेचर आई है, वेव नेचर आई है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड transmitted in the form of wave। चलो, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो वेव की फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो वहीं से वेव नेचर आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो, जो रेडिएशन वेव होती है, कौन होती है, वेव तरंग, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि हम जो आगे पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, तो वेव को जब भी डिफाइन किया जाएगा तो इन प्रॉपर्टीज से डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है? तो देखो, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इधर देखते जाएं फटाफट। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो होती है वेवलेंथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ, और इसको हम है वो लैम्बडा से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं हम, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, जब वेव ट्रेवल करती है तो देखो क्रस्ट भी बनाती है और ट्रफ भी बनाती है। श्रृंग, जिन्हें उभार वाले पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, और जो गर्त वाला पार्ट, डेप्थ वाला, तो उसे हम ट्रफ कहते हैं। तो जो नियरेस्ट जो क्रस्टेस हैं या नियरेस्ट ट्रफ्स हैं, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको क्लियर भी कर देता हूं। तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। द डिस्टेंस between two nearest crustes या crusts and या ओवर लगा सकते हैं, and two nearest trough, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है क्रस्ट, नियरेस्ट क्रस्ट के बिटवीन या नियरेस्ट ट्रफ के बिटवीन, उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से हम डिनोट करते हैं। मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं कि कैसे। तो ध्यान से देखो, ये हम एक वेव बना देते हैं। वेव है वो किस टाइप से ट्रेवल करती है, तो वेव कुछ इस टाइप से ट्रेवल करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे दोनों पार्ट्स में ट्रेवल करती है ऐसे। तो हम बात कर लेते हैं आगे। यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो हाइट या उभार वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये डेप्थ वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो अभी डेफिनेशन को अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि दो नियरेस्ट क्रस्टेस हैं। तो देखो, ये और ये दो पास पास वाले क्रस्ट, इन दोनों नियरेस्ट क्रस्टेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, लैम्बडा। या यूं कह सकते हो, देखो ये नियरेस्ट दो ट्रफ्स हैं, इन ट्रफ्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको ही हम क्या बोलेंगे, लैम्बडा। क्लियर है? तो ये होते हैं क्रस्ट और ट्रफ, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है नियरेस्ट, उसी को हम लैम्बडा बोलते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि इसकी यूनिट्स। तो जो लैम्बडा है, ठीक है, उस लैम्बडा की यूनिट्स एक्चुअल में आप देखो हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती हैं, लैम्बडा की यूनिट्स होती हैं। तो जो यूनिट्स हैं, तो कॉमन यूनिट्स एक्चुअल में हम बोल सकते हैं, एक तो सेंटीमीटर होती है, एक एंगस्ट्रोम होती है। इसके अलावा मीटर में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं, और माइक्रोमीटर में, ETCs और भी काफी सारी क्या है यूनिट्स हैं, इनमें हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और इसको डिनोट करते हैं लैम्बडा से।
ठीक है बच्चों, तो ये पहली जो प्रॉपर्टी है वेव की वो क्लियर हो गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चलने वाले हैं। ओके, ले लो। तो चलो बच्चों, हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। और प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है वो होती है फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या चीज है। तो देखो, आ जाओ इधर फटाफट से। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, वो है फ्रीक्वेंसी। तो देखो, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम न्यू, न्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो वैसे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, तो सुनना जरा ध्यान से। मान लेते हैं सपोज दैट हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया। हमने क्या कर लिया? एक पॉइंट फिक्स कर लिया। अब आप ये चेक करो कि 1 सेकंड में उस पॉइंट से कितनी वेव्स हैं वो पास आउट हो चुकी। एक पॉइंट फिक्स करो और उस पॉइंट से 1 सेकंड में पास होने वाली जो वेव के नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करो। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आगे देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ waves which pass through a point in 1 second शॉर्ट में लिख लो या फुल लिख लो, ठीक है। तो 1 सेकंड में किसी एक पॉइंट से पास होने वाली वेव्स के जो नंबर है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है? चलो हम आगे बात कर लेते हैं कि जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अभी मैं क्लियर भी करूंगा, आपको बिलीव हो जाएगा कि वाकई, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हम लिख सकते हैं कि इट इज inverse proportional, it is inverse proportional to wavelength of radiation, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो ध्यान से सुनो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो जो वेवलेंथ है रेडिएशन की उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मीन तो आप जानेंगे होंगे। तो देखो हम इसका मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। तो न्यू ये होती है फ्रीक्वेंसी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी किसके? सॉरी, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी किसके? लैम्बडा के। तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो यहां हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा और ये जो कांस्टेंट है वो हम यूज करते हैं सी अपॉन लैम्बडा। और सी जो हम यहां यूज कर रहे हैं तो हियर सी इक्वल्स टू, ये है लाइट वेलोसिटी, ये है लाइट वेलोसिटी, या यूं भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, बिकॉज जो EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो लाइट की वेलोसिटी से ही क्या करती है? ट्रेवल करती है। तो सी से हम डिनोट कर देंगे। और इस सी की जो वैल्यू होती है, जो हमने पहले भी डिस्कस की है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये आपके सामने ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा होता है। क्लियर? अब इसके बाद में हम इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, यूनिट्स की बात करें तो यहां पर आप देखो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? सी अपॉन लैम्बडा है, ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती हैं वो होती हैं एक तो साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम CPS भी कह सकते हैं। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? CPS कह सकते हैं। और इसी CPS को आगे सेकेंड इनवर्स में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो यहीं पे दिख रहा होगा साइकिल, यहां पे देखो CYCLE, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। अब साइकिल जैसे 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, तो साइकिल की कोई यूनिट नहीं है, ये तो नंबर है। अब जो सेकेंड है डिवाइड में, अगर सेकेंड डिवाइड के ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, तो न्यूमरेटर में आते ही इनवर्स हो जाएगा। तो यहां से CPS को ही हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। आप देखो, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट होती है, वो ऐसा यूनिट होती है इसकी,
तो ऐसा ही जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज, HZ, इससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गई क्या, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? चलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गई, फॉर्मूला ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, ठीक है, ओके। चलो, तो अब हम जो नेक्स्ट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चलने वाले हैं। तो इनको बड़े ध्यान से देखते हैं, इनसे क्वेश्चन भी आया है, अभी हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं थर्ड, वो थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, वो होती है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर, और वेव नंबर जो होता है उसको न्यू बार, न्यू बार से हम डिनोट करते हैं। मैं देता हूं 1 सेंटीमीटर फिक्स की। अब उस यूनिट लेंथ में पास होने वाली वो चेक करो, उसी चेक करना है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। तो डेफिनेशन देखो ध्यान से, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ wavelength, the number of wavelength in per unit, in per unit distance, per unit distance, और पर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ है वो प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। अभी मैं आपको एक डायग्राम से क्लियर करता हूं, ठीक। देखो, अब नेक्स्ट बात क्या है कि जो वेव नंबर है वो रेसिप्रोकल होती है किसकी, वेवलेंथ की। तो यहां पर हम लिख देंगे कि वेव नंबर, या यूं डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो हम यहां से इसका मैथमेटिकली जो रिलेशन है वो डेराइव कर सकते हैं कि न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। तो ये होता है रेसिप्रोकल। क्लियर है? अभी डायग्राम से हम वहां क्लियर करेंगे, दो रेडिएशन दो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके डायग्राम बना करके आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि बिल्कुल लैम्बडा के इनवर्स या रेसिप्रोकल आने वाली है कौन, वेव नंबर। क्लियर है? तो ये वेव नंबर, यहां से मैं थोड़ा सा और डेरिवेशन करने वाला हूं। देखो, हमने जस्ट लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस किया था, क्या, न्यू। देखो, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्बडा। यस कि नो? अब यहां पर आप ध्यान से देखो, न्यू इक्वल्स टू सी को अगर मैं यही रखूं तो ये 1 अपॉन लैम्बडा हो, और अगर ये 1 अपॉन लैम्बडा हो गया तो ये क्या आ जाएगा, न्यू बार। अरे यस कि नो? देखो, अभी मैं क्लियर कर देता हूं साइड में। देखो, ये तो न्यू है, ये सी है। अगर सी को मैं ऐसे लिख दूं, इसको बड़े ध्यान से देखना, सी इंटू 1 अपॉन लैम्बडा, तो सी बाई लैम्बडा ही तो हुआ। और आप एक बात बताओ, 1 अपॉन जो लैम्बडा है, ये जो आपको दिख रहा है 1 अपॉन लैम्बडा, अभी अभी आपने क्या चेक किया है, न्यू बार होता है। तो 1 अपॉन लैम्बडा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, न्यू बार। तो देखो, सी तो रह गया और 1 अपॉन लैम्बडा न्यू बार हो गया। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, सी इंटू न्यू बार होता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, कि न्यू बार इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन लैम्बडा। तो 1 अपॉन लैम्बडा की जगह हमने पुट कर दिया ये। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो ये वेव नंबर का है और ये फ्रीक्वेंसी का है। तो वेव नंबर अगर आपको गिवन हो तो आप फ्रीक्वेंसी है इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनली हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। अब देखो, यूनिट क्या है, तो आप देखो, जो वेवलेंथ है उसका इनवर्स वही इसकी क्या हो जाएंगी, यूनिट। तो वेवलेंथ की क्या थी, सेंटीमीटर, तो इसका इनवर्स क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स। वेवलेंथ क्या थी, मीटर, तो क्या हो गया, मीटर इनवर्स। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, वेवलेंथ की जो यूनिट्स है उनका क्या करते जाना है, इनवर्स करते जाना है। क्लियर है? अब मैं इसका जो क्लियरेंस था वो मैं डायग्राम से देने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से देखना। इधर मैं 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाने वाला हूं, वो बड़े ध्यान से देखना। सपोज दैट अपने पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये है,
ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कुछ इस टाइप से ट्रेवल कर रहे हैं। चलो अब देखो, ये जो नियरेस्ट क्रस्टेस है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं यूनिट डिस्टेंस मान लेता हूं, और या यूं कह सकते हैं हम इसको क्या कर लें, 1 सेंटीमीटर मान लें। तो आपको यहां से क्लियर दिख रहा होगा कि इस 1 सेंटीमीटर में बताओ यहां कितना लैम्बडा दिख रहा है, 1 लैम्बडा। दो क्रस्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो लैम्बडा होती है। तो देखो 1 सेंटीमीटर में 1 लैम्बडा आपको यहां दिख रहा है। इसी के नीचे में एक और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको बनाता हूं, और इस बार मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं। क्लियर। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, इसी के नीचे वाला ये वाला पॉइंट ये हो गया, और इस वाले के नीचे वाला जो पॉइंट है वो कुछ ये हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। अभी भी ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। बट यहां पर आप देखो लैम्बडा क्या है, इस 1 सेंटीमीटर में कितने लैम्बडा कवर हो चुके हैं, 1। दो क्रस्ट के बिटवीन, नियरेस्ट क्रस्ट के बिटवीन की डिस्टेंस को लैम्बडा बोलते हैं, तो 1। फिर यहां से यहां एक और लैम्बडा, फिर यहां से यहां एक और लैम्बडा। तो आप ध्यान से देखो, लैम्बडा जितनी कम होती जा रही है, देखो इसकी लैम्बडा ज्यादा है और इनकी लैम्बडा क्या होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है। ठीक है। तो लैम्बडा जितनी कम होंगी पर यूनिट सेंटीमीटर में, या पर यूनिट डिस्टेंस, या पर सेंटीमीटर में, उतने ही ज्यादा लैम्बडा आते जाएंगे। जबकि यहां देखो लैम्बडा ज्यादा थी तो 1 सेंटीमीटर में 1 लैम्बडा, जबकि यहां लैम्बडा जो वेवलेंथ है वो कम होती गई, तो देखो 1 सेंटीमीटर में ज्यादा लैम्बडा। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि लैम्बडा बढ़ेंगी। क्लियर है। लैम्बडा यहां पर क्या हो रही है, पर सेंटीमीटर में नंबर ऑफ लैम्बडा ही तो है, तो वो क्या होती है, वेव नंबर होती है। क्लियर है। तो यहां पर देखो लैम्बडा बढ़ रही है, लैम्बडा बढ़ रही है, तो लैम्बडा अगर बढ़ेगी तो वेव नंबर कम होते जाएगा। दिख रहा आपको, यहां पर 1 सेंटीमीटर में 1 ही लैम्बडा है, जबकि वेव लेंथ अगर कम होती जाएंगी, वेव लेंथ अगर क्या होती जाएंगी, यहां पर देखो कम, तो वेव नंबर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और देखो कितने, 3 आ जाएंगे। तो यहां से क्लियर है कि नहीं। चलो, तो ये हमने थर्ड जो प्रॉपर्टी है बेटा वो कंप्लीट कर ली है। आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी करें, फिर हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर चलने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, 3 प्रॉपर्टी हमने यहां कंप्लीट कर ली है। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी थी वेव लेंथ, सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो थी फ्रीक्वेंसी, और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमने कंप्लीट कर ली है, क्या, वेव नंबर। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेलोसिटी। वो कौन सी है, वेलोसिटी। तो ध्यान से सुने, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वेव की वो है वेलोसिटी। वो कौन सी है, वेलोसिटी। और ध्यान से देखो, इस वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, सी से। ठीक है। अब देखो, आप भी जानते हो जनरली वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी ये है कि 1 सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, एक ही बात है। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ऐसे ही देखो, कोई जो वेव है वो भी ट्रेवल कर रही होती, तो 1 सेकंड में उसने कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर की होगी, ट्रेवल की होगी, बस वही डिस्टेंस जो है पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कह देते हैं, वेलोसिटी। ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड इन, या the distance travel the distance traveled या covered, the distance travel या covered in 1 second, in 1 second, in 1 second। क्लियर है। तो यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है जो कवर की है उसी को हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी लिख देंगे। क्लियर है। अब यहां हमने अभी डिस्कस किया था क्या, कि जो न्यू है, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। हमें क्या चाहिए, सी, वेलोसिटी, सी तो चाहिए, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्बडा। तो ये जो सी है
ठीक है, न्यू लैम्बडा। क्लियर? ये होता है वेलोसिटी। और यूं कह सकते हैं हम कि जो न्यू लैम्बडा है वो 1 सेकंड में ट्रेवल की गई क्या है, डिस्टेंस। देख लो, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या है, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कह देंगे। यस की। और अगर यूनिट की बात कर ले हम, यूनिट तो मीटर पर सेकंड में यूज कर सकते हो आप, सेंटीमीटर पर सेकंड में यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये वेलोसिटी होगी। क्लियर? नोट कर सकते हैं आप इसको। वेलोसिटी के बाद में हम बात कर लेते हैं अगली, जो यही कर लेते हैं अगली जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है, वो होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, ए से। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, ए से। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो अभी अभी हमने देखा है कि जो वेव जब ट्रेवल करती है तो क्रेस्ट भी बनते हैं और ट्रफ भी बनते हैं। तो जो ट्रफ की डेप्थ है या क्रेस्ट की हाइट है, उसी को हम उस वेव का क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सिंपल है। तो यहां हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ crust or the depth of trough, the depth of trough। क्लियर है? उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां से हम एक डायग्रामेटिकली आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको हाइट जो दिख रही है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। या ये जो डेप्थ आपको दिख रही है, इसे हम क्या लिखेंगे, डेप्थ। ठीक है, और ये क्या है, हाइट है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये डेप्थ ही क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है। अब मैं एक और आपको बात यहां बता देता हूं कि ये जो एम्पलीट्यूड है वो किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर कर सकता है या डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज measure the intensity of radiation और वेव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर करता है किसको, इंटेंसिटी को, या डिफाइन भी कर सकता है, डिटरमाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मापता है। कुल मिला के ये बात है। तो ये इंटेंसिटी को बताता है वेव की। SIT भाई, ठीक है, चलो जो भी है देख लेना। तो चलो, ये हमने 5 प्रॉपर्टी है वो क्लियर कर ली। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो एक लास्ट प्रॉपर्टी जो बचती है वो क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है टाइम पीरियड। वो क्या है, टाइम पीरियड। तो चलो, लास्ट और फाइनल जो प्रॉपर्टी है वो 6th नंबर प्रॉपर्टी है, वो है टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, टी से। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, टाइम पीरियड क्या होता है, कुछ नहीं। देखो हमने अभी अभी बात की है कि जो रेडिएशन है एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो उस एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, वो टाइम ही क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं द टाइम टेकन to complete one cycle। ठीक है, तो जो एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम जो लिया जा रहा है, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम इंटरवल कहते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं द टाइम टेकन बाय द रेडिएशन टू कंप्लीट वन साइकिल, और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, द टाइम टेकन बाय
बाय द वेव या रेडिएशन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। क्लियर है? तो ये क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। और जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1/ν। तो ये टाइम। क्लियर है? तो यहां से हम बात कर लेते हैं कि जो t है उसकी जो यूनिट है क्या है? यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएंगी? फ्रीक्वेंसी की इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है। हमने सीपीएस में लिखा था। तो सेकंड इनवर्स का यहां क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मिनट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो और भी कई सारी यूनिट्स आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये आपके पास किसी भी वेव को डिफाइन करने के जो प्रॉपर्टीज थी, करैक्टरिस्टिक थे, वो कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? बड़े ध्यान से देखना, यहां से हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी आगे। तो ये प्रॉपर्टीज यहां हम क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो बच्चों, तो इसके बाद में अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट पर चल लेते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उनके कुछ स्पेक्ट्रम भी होता है। उनका क्या होता है? स्पेक्ट्रम भी होता है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो होता क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखते रहें इधर। ठीक है, इजी पॉइंट्स है। तो देखो, अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी अभी हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेरियस टाइप की होती है, जैसे एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावोलेट रेज, विजिबल रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, खूब सारी होती है। अगर हम इन्हीं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनको इनकी वेवलेंथ या इनकी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर क्या करते जाएं, अरेंज करते जाएं, तो हमें फाइनली एक ऑर्डर फाइंड होने वाला है, एक सीरीज मिलने वाली है। बस उसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी सीरीज या ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चलो हम लिख लेते हैं। when we arrange the different type of electromagnetic radiation to increasing order of their wavelength and or frequency, then we find a series or order which is known as electromagnetic spectrum। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, अब हम जो डिफरेंट टाइप्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी उनको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यही हम कर लेते हैं, काफी है, यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं रेडिएशन की। तो यहां हम देखो
कॉलम बना लेते हैं फटाफट से, यहाँ पे आप देखते रहे इधर। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं किनकी, रेडिएशन। तो इधर तो हम रेडिएशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। और इस कॉलम में हम बात करने वाले हैं उसकी वेवलेंथ। इस कॉलम में हम बात करने वाले हैं उनकी वेवलेंथ। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं सोर्सेस, कि उनके सोर्स क्या है, कहाँ से वो आपको मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो रेडिएशन है वो होती है कॉस्मिक रेज। कौन सी रेज, कॉस्मिक रेज। चल, जो कॉस्मिक रेज होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है, और ये वेवलेंथ जो भी हम बात करेंगे वो करेंगे बेटा एंगस्ट्रॉम में। किस में बात करके चलेंगे, एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे। तो जो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ होती है वो 0 से लेकर के 0.01 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। और जो इनका जो सोर्स है वो है आउटर स्पेस। आउटर स्पेस यानी कि अपना जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड से ये कॉस्मिक रेज आती है। फिर इसके बाद में आती है नेक्स्ट गामा रेज, ठीक है। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ है वो 0.01 से लेकर 0.1 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन होती है। और इनका जो सोर्स है वो है जो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं या रेडियो एक्टिव डीके कह सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके हो गया, तो ये होता है रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि जो रेडियो एक्टिव विघटन हो रहा है उसके अंदर गामा रेज आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। फिर आता है एक्स रेज। अगली कौन सी आती है, एक्स रेज आती है। एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 150 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन होती है, ठीक है। अब आप देखो, हमने जो लास्ट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आप याद करो, कैथोड रेज, और उनकी एक प्रॉपर्टी थी क्या, कि कैथोड रेज जब किसी हार्ड सरफेस पर कोलाइड करती हैं या स्ट्राइक करती हैं तो वहां से कौन सी रेज जनरेट होती है, एक्स रेज। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि when cathode rays striking at metal surface या solid surface, metal surface, तो जब ये स्ट्राइक करती हैं आकर के मेटल सरफेस पर, तो कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, एक्स रेज। फिर आता है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, यूवी रेज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यूवी जो रेज होती हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ध्यान से सुनना, 152.3 इतने एंगस्ट्रॉम के बिटवीन इसकी फ्रिक्वेंसी होने वाली, सॉरी वेवलेंथ होने वाली। और इसका जो सोर्स है, तो आप देखो सनलाइट जो है, सनलाइट में आप देखते हो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो मिल जाती है। इसके बाद में जो अगला रेडिएशन अपना वो है विजिबल रीजन कह सकते हैं। और विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन होती है। और जो विजिबल जो रीजन है वो आपको ध्यान से देखो सनलाइट में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब और सनलाइट दोनों में हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब और सनलाइट। आप भी देखो विजिबल मतलब जहां हम कलर्स क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सनलाइट में कलर दिखते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, टॉर्च वगैरह, बैटरी वगैरह, रात को कमरे में लाइट वगैरह ऑन करते हैं तो हमें कलर दिख जाते हैं। तो विजिबल जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो हो सकता है, वहां से जनरेट होने वाली जो लाइट है वो हो सकती है, या सनलाइट है वो भी हो सकती है, ठीक है।
फिर आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 76,000 टू 6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन होती है। क्लियर। तो इंफ्रारेड जो होती हैं वो हॉट बॉडीज जो होती है, हॉट बॉडी, ठीक है, तो हॉट बॉडी से ये इंफ्रारेड निकलती है, ठीक है। गर्म वस्तु से वो आपको दिखता होगा ऐसे रेडिएशन निकलती हुई, आप बैठ के देखें आपको क्लियर विजुअलाइज हो जाएगा कि वहां से कुछ रेडिएशन निकल रही है, ठीक है। इंफ्रारेड के बाद में माइक्रोवेव आती है, माइक्रोवेव, ठीक है। और माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो 6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रॉम टू 3 इंटू 10⁻7 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन होती है। और इसका जो सोर्स है वो क्लिस्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्लिस्ट्रॉन एक आता है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी पार्टिकल को हम बहुत ही फास्ट मूव करा सकते हैं, तो वो क्लिस्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बाद में आती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव आपने सुनी होगी, एफएम जो आता है अपना, उसके अंदर जो वेव्स आती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। एफएम रेडियो नाम से ही पता चल रहा हो। और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 3 इंटू 10⁻7 टू 3 इंटू 10⁻14, 3 गुणा 10⁻7 से 3 गुणा 10⁻14 इसके बिटवीन होती। और इसका जो सोर्स है वो होता है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो जब अल्टरनेटिंग करंट है उससे आपको कौन सी वेव्स मिल जाती हैं, रेडियो वेव्स मिल जाती हैं। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन करके रेडी हो गया। अब ये इनकी क्या है, वेवलेंथ है। आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 0 से फिर ये 0.0 से 0.1, तो जैसे जैसे हम डाउन साइड में मूव करते जा रहे हैं जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य जिसे बोलते हैं, वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और ये इनके सोर्स हैं और ये रेडिएशन है। अब देखो जनरली ये याद नहीं होते, तो इनको याद करने के लिए हम इनकी ट्रिक्स देख लेते हैं। तो इनकी ट्रिक देखो, तो यहाँ कॉस्मिक रेस से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस्टली, कॉस्टली, गामा मतलब गाड़ी, कॉस्टली गाड़ी। और इन तीनों को मिला करके अभी देखो एट प्रेजेंट XUVs आ रही है, बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी। तो यहाँ पे देखो कॉस्टली गाड़ी XUV, ठीक है। इन माई रेंज, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि कॉस्टली मतलब कॉस्मिक, गाड़ी मतलब गामा, एक्स मतलब एक्सरेज, यू मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, वी मतलब विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेंज रेडियो। तो इस टाइप से आप इसको ट्रिक की सहायता से क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, ठीक है। और ये इनकी वेवलेंथ है, आप इनको क्या कर लें, याद कर। क्लियर है। चलो, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहां तक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बट अब हम जो नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही करने वाले हैं, और वो करने वाले हम कौन से रीजन का, विजिबल रीजन का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते भी हैं, पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। हम अगला जो डिस्कशन करने वाले हैं वो किसका करने वाले हैं, विजिबल रीजन का। क्लियर है। तो देखो, तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं विजिबल रीजन की। अब विजिबल रीजन में आपको पता है 7 टाइप्स के कलर होते हैं। जैसे जो सनलाइट है उसमें कितने कलर होते हैं, 7, देखा होगा। और विजिबल रेंज कहाँ मिलता है, सोर्स क्या है, सनलाइट या फिर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो 7 जो कलर्स की रेडिएशन है उसमें डिफरेंट, उन्हीं को हम क्या करते हैं, अब स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। और ओनली जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका ओनली एक पार्ट विजिबल रीजन, वो ही हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा कोई सा भी जो रेडिएशन है, चाहे वो गामा हो, कॉस्मिक हो, एक्सरे हो, अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रा हो, रेडियो हो, माइक्रोवेव,
किसी को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो अब हम जो बात करते हैं वो कौन से रीजन की करते हैं, विजिबल रीजन की करते हैं, ठीक है। तो यहां पर विजिबल रीजन, ठीक है, दृश्य क्षेत्र बोलते हैं। विजिबल रीजन को हम क्या कहते हैं, दृश्य क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो दृश्य क्षेत्र यानी कि जहां हम देख सकते हैं। तो दृश्य क्षेत्र के अंदर 7 जो कलर हैं, कौन कितने कलर होते हैं, 7 कलर। तो 7 कलर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो हम एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। तो ये 7 कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और हम इनको अब अरेंज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो होता है वो होता है वॉयलेट, वॉयलेट बैंगनी कलर होता है। फिर इसके नीचे आता है इंडिगो, इंडिगो जामुनी कलर बोलते हैं। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है ब्लू, नीला। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है देखो ग्रीन, हरा। फिर इसके बाद में जो आता है बेटा वो आता है येलो, पीला। इसके बाद में जो आने वाला है वो है ऑरेंज, जिसे हम नारंगी कलर भी कहते हैं। और लास्ट में जो आता है वो कौन सा आता है, रेड। लास्ट में कौन सा आता है, रेड कलर आता है। तो ये 7 जो कलर्स हैं विजिबल रीजन में वो हमने अरेंज कर लिए। और ध्यान से देखो कि जब हम इस स्पेक्ट्रम में टॉप से कहां की ओर चलेंगे, बॉटम, यानी कि वॉयलेट से हम रेड की ओर मूव करेंगे, तो जो वेवलेंथ है लैम्बडा, वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा। तो ये तो क्या होने वाली है, इंक्रीज। तो वेवलेंथ है वो तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो आप जरा देखो जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो क्या होती है, C/लैम्बडा। तो अगर लैम्बडा इंक्रीज होगा तो आप देखो खुद न्यू क्या होने वाला है, डिक्रीज। तो न्यू डिक्रीज होगा तो न्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो वेवलेंथ तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, वॉयलेट टू रेड। और फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो मैक्सिमम जो लैम्बडा है, मैक्सिमम लैम्बडा, तो विजिबल रीजन में मैक्सिमम लैम्बडा, देखो टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, मतलब वॉयलेट से हम रेड की ओर मूव कर रहे हैं, तो लैम्बडा क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम लैम्बडा है वो किसकी होती है, रेड की होती है। और अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी न्यू की बात कर लें, तो आप देखो टॉप टू यहाँ वॉयलेट से रेड की ओर मूव करने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि टॉप पर कौन है, वॉयलेट। तो वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम होगी। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे मैक्सिमम बात कर लें, सॉरी मिनिमम अगर लैम्बडा की बात करें, तो मिनिमम लैम्बडा, तो देखो वॉयलेट से रेड तक इंक्रीज हो रही है, तो मिनिमम किसकी होगी, वॉयलेट की, क्योंकि फिर हम डाउन साइड में ब्लू ग्रीन तक जाएंगे तो लैम्बडा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, मिनिमम किसकी होती है, मिनिमम किसकी होती है, वॉयलेट की। मिनिमम किसकी होती है, वॉयलेट की। और अगर हम बात करें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ जाएगी, देखो फ्रीक्वेंसी वॉयलेट टू रेड डिक्रीज हो रही है यहाँ पर देखो, तो रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो अपने क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर बच्चों, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी 5-7 मिनट में हम इसके क्वेश्चन भी क्लियर करने वाले हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो, अब ये जितना भी टॉपिक है ये एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी उनकी वेव नेचर थी वो यहाँ क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। वेव नेचर में इतने सारे पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब जो हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देता हूं ताकि आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। तो चलो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो है द फ्रीक्वेंसी of the radiation having wave number 10 मीटर इनवर्स is, और आपके सामने ऑप्शंस ये रहे, ए 10 सेकेंड इनवर्स, बी 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 सेकेंड इनवर्स, सी 3 इंटू 10 टू दी पावर 11 सेकेंड इनवर्स, डी 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 सेकेंड इनवर्स। चलो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनना, देखो आपको फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, निकालनी है, आपको वेव नंबर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, वेव नंबर दिए गए, और हमने याद करो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर उसके बिटवीन एक फॉर्मूला डेराइव किया था। तो देखो हमने ये किया था कि न्यू है वो इक्वल्स टू होता है किसके, सी न्यू बार के, याद करो अभी पीछे, और हमें यहां पर गिवन क्या है, न्यू बार कितना गिवन है 10, न्यू बार कितना गिवन है 10, ठीक है, मीटर इनवर्स। और ध्यान से देखो सी हमें पहले से पता है, लाइट वेलोसिटी कितनी होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और देखो दोनों ही यूनिट सेम है, वो भी मीटर में ये भी मीटर में, तो यहां से न्यू इक्वल्स टू क्या गया, सी कितनी है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और इंटू न्यू बार कितना है 10, तो फाइनली जो न्यू है वो कितनी आ गई 3 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्लियर है, सेकेंड इनवर्स क्लियर है, तो यहां से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 सेकेंड इनवर्स। क्लियर। अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, ये रहा द वेव नंबर which correspond to electromagnetic radiation EMR, electromagnetic radiation of 600 nanometer is equal to, ठीक है, ऑप्शंस ये रहे, देखो फर्स्ट ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंड जो ऑप्शन है वो है 0.16 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स, सी जो ऑप्शन है वो है 16 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो डी ऑप्शन है वो है 160 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। चलो तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको वेव नंबर निकालना है, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ नैनोमीटर, ध्यान से देखो वेवलेंथ की यूनिट होती है नैनोमीटर, तो वेवलेंथ आपको दे रखी है और वेवलेंथ दे रखी है, आपको वेव नंबर पूछा है। तो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था क्या, कि वेव नंबर जो होते हैं न्यू, वो क्या होते हैं 1/λ रेसिप्रोकल, न्यू बार वेव नंबर वो बराबर होता है किसके 1/λ के, और देखो आपको लैम्बडा यहाँ गिवन है, लैम्बडा किस में गिवन है 600 नैनोमीटर, देखो यहाँ सेंटीमीटर में पूछा गया है, यहाँ किस में दे रखा है नैनोमीटर में, तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो देखो लैम्बडा 600 नैनोमीटर, नैनो का मीन कितना होता है 10 टू दी पावर -9 मीटर हो गया, और मीटर को किस में बदलेंगे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे 100 से, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये एक्चुअल में आ जाएगा कितना 600 इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर। तो चलो हम यहां पुट कर देते हैं, तो न्यू बार इक्वल्स टू 1/600 इंटू 10 टू दी पावर -7, और ये किस में है सेंटीमीटर में, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। न्यू बार देखो 6, ये 20 है तो 7 है, 20 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ बच गए 5, तो यहाँ हो गया 1/6 इंटू 10 टू दी पावर 5 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा किसमें 10 टू दी पावर -5, और यहाँ हो गया 1/6, तो 1/6 इंटू 10 टू दी पावर
-5 था, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में, ठीक है। तो यहाँ था -7 था, 2 जीरो गए, -5 बचा, -5 किया ऊपर आया तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 5। क्लियर है। चलो तो यहाँ पर हो गए 10⁵। अब 1/6 के अंदर हम डिवाइड करते हैं, 1 के अंदर 6 का डिवाइड करते हैं, तो 1 के अंदर 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, ठीक है। और 6 इंटू 10⁵, और ये आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? हमें ऐसा 10⁵ का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो 1.6 इंटू और एक जो पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो 4 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो आया फर्स्ट। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, टाइम भी आज काफी ज्यादा हो गया है, तो जल्दी से हम इसको खत्म करने वाले हैं। तो देखो, चलो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आउट ऑफ एक्स-रेज विजिबल अल्ट्रावायलेट रेडियो वेव, the largest frequencies, the largest frequency is of option A X-rays, B visible, C अल्ट्रावायलेट, और जो डी ऑप्शन है वो है रेडियो वेव। देखो, हमने बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आप ऑर्डर चेक करो, क्या था, कॉस्टली गाड़ी XUV इन माई रेंज। और आप ध्यान से देखो, जैसे ही हम ऊपर से नीचे बढ़ रहे थे उसमें कॉस्टली गाड़ी मतलब कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, वो विजिबल, जैसे जैसे हम आगे चल रहे थे क्या इंक्रीज हो रही थी, लैम्बडा क्या हो रही थी, इंक्रीज। और अगर लैम्बडा इंक्रीज हो रही थी तो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू होता है C/λ। तो अगर लैम्बडा इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो टॉप पर होगा, और टॉप पर इनमें से होता है एक्स रेज। देखो XUV, तो X ऊपर ही ऊपर आता है, फिर U आता है, फिर V आता है, फिर रेडियो इन माई रेंज। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होने वाली है, एक्स रेज की। और अगर यहां अगर वेवलेंथ पूछता तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होने वाली थी, रेडियो वेव्स की। क्लियर है। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग among the visible colors has minimum wavelength। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये कलर आपको नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, इन कलर में कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे कम होने वाली है। तो ऑप्शन पहला रेड, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है ग्रीन, और ऑप्शन डी जो है वो है वॉयलेट। और आप देखो, हमने पढ़ा था VIVGOR, VIVGYOR, और ऐसे चलने पर लैम्बडा होती है इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी होती है डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा लैम्बडा वैसे तो रेड की होगी, बट यहाँ पूछा है मिनिमम, और मिनिमम जो लैम्बडा है वो किसकी होने वाली है,
वोलेट की होने वाली है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी। तो ये बेटा जो वेव नेचर है, ठीक है, ये कंप्लीट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसकी पार्टिकल नेचर की। देखो वेव नेचर जो होती है वो कुछ प्रॉपर्टीज को क्या करती है, डिफाइन करती है। जैसे रिफ्लेक्शन हुआ, जैसे परावर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, अपवर्तन हुआ, ठीक है, डिफ्लेक्शन हुआ, विवर्तन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, जिसे व्यतिकरण हुआ, ठीक है, पोलराइजेशन हुआ। इन प्रॉपर्टीज को तो वो क्या करती है, डिफाइन करती है। बट कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको ये वेव नेचर डिफाइन नहीं करती, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उनको डिफाइन करने के लिए इसकी जो सेकंड नेचर होती है पार्टिकल नेचर, वो काम आती है। और पार्टिकल नेचर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।